हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल होने वाला है बेसिकली ये पुष्पेंद्र सर हैं जो कि तारिक फ़ातिह जी के साथ डिबेट कर रहे हैं। तो वीडियो देख लेते हैं और रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। सो यस, मैं भी व्लॉग भी अपलोड करने वाली हूँ, तो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा साइमा पे ज़्यादा व्लॉग पर, जिसमें हम इंडियन फूड ट्राई करने वाले हैं वेरी फर्स्ट टाइम। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वन टू थ्री गो। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिसको किसी तारुफ, किसी इंट्रोडक्शन की दरकार नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने में लोग उनके चेहरे से, उनकी आवाज से, उनके ख्यालों से, उनकी बातचीत से, उनके अंदाज से उनको जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं जनाब तारिक फतेह साहब की, जो 1950 में या 49 में शायद पाकिस्तान के कराची शहर में पैदा हुए और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का इस्लाम से वो इतने घबराए, इतने परेशान हुए कि उन्होंने कहा कि फिर इस इस्लाम से हम दूरी बना लें, ज़्यादा अच्छा है, और पाकिस्तान को इस्लाम मुबारक हो। और फिर वो उसके बाद कनाडा चले गए और वहाँ वो अपने आप की वहाँ की नागरिकता ली आपने। आप वहाँ के शहरी हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, कमेंटेटर हैं। और इनकी आपके इंट्रोडक्शन में एक चीज़ जो है वो ये है कि हम एक ऐसे कंफ्यूज फलसफे पे कि एक दिन इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा, इस चक्कर में हमने जिंदगी का बहुत वक्त खराब कर दिया। तारिक फतेह साहब, आपको खास तौर पे एक वजह से मैंने दावत दी, क्योंकि हमारे यहाँ टेलीविजन की जो बहस होती है उसमें वक्त बड़ा कम होता है और टेलीविजन की जो कंपल्शन होता है वो ये होता है कि टेलीविजन को टीआरपी चाहिए होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि प्रवोक करें और फिर वो लड़ाएं। तो मुझे लगा कि कुछ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में कम से कम, क्यों रमजान का महीना चल रहा है और हम तो उस जगह से निकल के आए हैं जहां पहला रोजा रखते थे, क्योंकि हमारे सारे दोस्त मुसलमान थे, हम पैदा ही वही हुए थे, हम तो नमाज, अजान और रोजा से हमारी जिंदगी थी। लेकिन अब जो एक ट्रेंड बन गया है कि जब भी किसी की बात पसंद ना आए और आप अपने हिसाब से उसकी बात को इंटरप्रेट कर लें और वो इंटेलेक्चुअल बात कहे और आपका जहन टखनों में हो और आप ये सोचें कि भाई हम तो सोच नहीं सकते, तो वो टखनों से सोचना शुरू करते हैं। और कुछ लोग छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए कहीं भी बैठ जाते हैं और 5 लोग इकट्ठे होते हैं और कोई भी दुकान का नाम रख लेते हैं। अभी हाल के दिनों में एक दुकान शुरू हुई है, उसका नाम है तहरीक फौग इस्लाम दिल्ली। अब अल्लाह जाने ये कहां पैदा हुई और ये क्या है, तहरीक फर्रुख ए इस्लाम दिल्ली। और 3-4 उसमें बेरोजगार टाइप के मौलवी थे और उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया साहब कि कर्नल आरएसएन सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, तुफैल चतुर्वेदी, अंकुर आर्या, ये तमाम सारे लोग जो हैं इन्होंने रसूल की जो है वो तौहीन की है और इनको हम रमजान के एक मुबारक महीने के 21वें दिन हम इनको सजा देंगे और सजा नहीं दी गई तो हम ये करेंगे वो करें। तो मैं तो ये बहुत पहले से सुनता रहा हूं फतवा। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि कुरान की किस लाइन में इन जाहिल मुसलमानों को मोहम्मद साहब ने ये तायद किया कि भाई मेरी शान में गुस्ताखी होगी तो तुम सबकी गर्दन काट देना। ये इनको किसने दिया और ये कौन है, ये ऑथोराइज भी हैं कि नहीं है, इनकी अपनी जिंदगी क्या है और ये कौन लोग हैं? इस सिलसिले में एक नाम कह करके मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस पर अपना रिएक्शन दें। एक मौलाना अनवारुल हक का नाम आपने सुना होगा। जी जी जी। ये कोई बिजनौर के एक मौलाना थे। इन्होंने कमलेश तिवारी साहब ने कोई मोहम्मद साहब की शान में उनके हिसाब से गुस्ताखी की और उन्होंने 51 लाख रुपए रखे और यही मौलाना 6 महीने बाद एक 8 साल की बच्ची से बुरा काम करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो क्या कौम में या मुसलमानों में इतनी जहालत बढ़ गई है कि इन मौलवियों को उन्होंने सारी जो है क़यादत सौंप दी है? ये इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे कुछ भी करते हैं। और एक ऐसे मुल्क जो सेकुलर मुल्क है, जहां मेजोरिटी जो है एक तरीके से बहुत मजहबी नहीं है, उसके बावजूद भी इनको यहां भी तकलीफ है और यहां भी एक गजवाए हिंद की बातें और इस्लामिक कैलिफेट की बात करते हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या इस्लाम के अंदर
किन लोगों को इस बात की वो है कि वो फतवा जारी करें, या ये फतवा है, या फतवा की आड़ में आप गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखें, इस्लाम के अंदर इस्लामिक रियासत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने 10 साल इस पे रिसर्च करके वो ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट लिखी थी। मुझे पूरे प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने के अंदर कहीं ये जुस्तजू नहीं नज़र आई कि कोई एक वर्ल्ड वाइड उम्मत एक इस्लाम का वो होगा। खिलाफत वर्ड जो है उसके अंदर ही प्रॉफिट मोहम्मद के वफात के 18 घंटे तक हमारे नबी को दफनाया नहीं इन्होंने, बाहर लड़ते रहे और ये एंड में तय किया कि कुरैश जो हैं वो हाकिम रहेंगे और अंसार जो हैं, जो मेजॉरिटी है अरब दुनिया की, यानी जो कन्वर्टेड मक्का से नहीं है, वो उनके सर्वर रहेंगे, यानी खिदमतगार रहेंगे। आप देखिए कि आज भी ईरान का सुप्रीम लीडर कोई ईरानी नहीं हो सकता। ईरान के कानून के तहत ईरान का सुप्रीम लीडर अरब होना चाहिए, वो भी काली टोपी वाला, जो बनी हाशिम की, कुरैश की सब क्लैन बनी हाशिम का हो, वो सुप्रीम लीडर हो सकता। वहां तक भी ईरान की तो जहालत एक तरफ है, लेकिन ईरान के अंदर लोग उन मौलवियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, बेतहाशा लोग मारे गए, हमारे दोस्त भी गए उसमें। कम्युनिस्ट पार्टी से लेके आप बताइए जो रॉयलिस्ट थे, सबकी ऐसी तैसी हुई, और जितने बाहर निकले वहां से भाग के, उन्होंने ये डिमांड की कि ईरान जब तक एक सेक्युलर मुल्क जिसमें मजहब और सियासत अलग होगा, हम वापस अपने देश नहीं लौटेंगे। आप इंडोनेशिया में देखिए, कंसेप्ट ही नहीं है कि कोई खिलाफत होगी। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जहां कोई जंग ही नहीं हुई, वहां के प्रेसिडेंट के पोते का नाम नरेंद्र है, उनके जहाज के गरुदा है, आप नोट पे देखिए गणेश है। वो मुसलमान हुए लेकिन उन्होंने अपनी तहजीब तो नहीं छोड़ी ना तुर्कों ने अपनी तहजीब छोड़ी। तुर्कों की क्या तहजीब थी? सेंट्रल एशिया में दुनिया के सबसे खोखले लोग, जिन्होंने आज तक कभी काम की किताब नहीं लिखी, उन्होंने आके बिजेंटिनियन एम्पायर पे कब्जा करके उसको टर्किश कैलिफेट बनाया और 600 साल अरबों पे हुकूमत की, उनकी आवाज दबा के। 1258 से लेके बगदाद के फॉल से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1915 तक अरब्स वर कॉलोनाइज्ड बाय दीज टर्क्स, जिन्होंने पूरे अपने 600 साल में एक किताब नहीं लिखी। आप टर्की का फिल्म ड्रामा तो पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों को दिखा सकते हैं, आप कोई किताब नहीं बता सकते कि ये लिखी हो। कुछ ग्रीस से इनका मुकाबला है तो ग्रीक फिलॉसफी के बजाय ये कहा हो, सिवाय इसके कि दुश्मन के नॉन मुस्लिम प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बच्चों को हायर करके जानिसारी बना के उनसे लड़वाया जाए, यूरोपियन से। और उसमें वो हार के 9/11 जो सबसे पहला था 1684 में, अब ये भी लोग भूल जाते हैं कि 9/11 जो हुआ अमेरिका में, वो किसकी शैडो में हुआ? वियना के सामने जब इनकी पिटाई हुई तुर्कों की, और ये वहां से जिस दिन विड्रॉ किए, लिथुआनिया और पोलैंड की फौजियों ने आके इनको गेट्स ऑफ वियना पे मारा, वो 9/11 था। उसी 9/11 को लेके इन्होंने हमला किया अमेरिका पे। ये जो पैन इस्लामिस्ट मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम नेशनलिज्म है, ये अलग चीज है। और जो ऑर्डिनरी हिंदुस्तानी या ईरानी जो मुसलमान होता है, जैसे हम भी कन्वर्ट हैं, हम तो 1800s में मुसलमान हुए हैं, कसूर आके वहां शेख टाइटल दे दिया जाता था। हमारी तो एंसेस्ट्री हिंदुस्तानी है या हिंदू है, हम तुर्क कैसे बन जाएंगे? हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो या अरब बनना चाहता है या तुर्क, या अपने आप को कहता है हम फारसी बड़ी अच्छी बोलते हैं, अजकंद वस्कंद इस टाइप की बात करता है, और अपने आप को हिंदुस्तान से किसी तरह अलग रखना चाहता है, अलग करना है। ये आपको दुनिया में ना नाइजीरिया में मिलेगा, ना सोमालिया में, ना कोंगो में, ना कजाकिस्तान में, कहीं नहीं मिलेगा।
ये बदकिस्मती और लानत सिर्फ हम पे है कि हम उन लोगों की इज्जत करते हैं जिन्होंने हमारे माओं की इज्जत लूटी। हम अपना, जिन लोगों ने आके लाहौर शहर को आग लगा दिया अब्दाली ने, वो हमारे हीरो हैं। जो हमारे माँ बाप, बहन भाई, लड़कियां जो उजड़ के लेके गए, वो उनको हम भूल जाते हैं। तो जब तक हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी, जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा कि मुसलमान तो हो लेकिन तुम सबसे पहले हिंदुस्तानी हो, तुम्हारा ये जो देश है जो हिमालय और सागर के बीच में अल्लाह ताला ने बचा के रखा है, जिसके बारे में प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है। उन्होंने दुनिया भर में पर्चे लिखे कि मुसलमान हो जाए, इंडिया नहीं भेजा उन्होंने। गुप्ता डायनेस्टी उस वक्त खत्म हो चुकी थी, एक लफ्ज प्रॉफिट का नहीं है। अब ये कानून कहां से आए सर पुष्पिंद्रा साहब? ये शरिया है। शरिया लॉ 90% लिखा गया है प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद। इसमें सोचिए कि अबू बकर, उस्मान, उमर, अली, कोई खलीफा ही नहीं बचा जिसका कत्ल नहीं किया हो इन्होंने। हम कहते हैं, देखिए कितनी दुनिया उल्टी है, हम कहते हैं कि यहूदियों ने कब्जा किया हुआ जेरूसलम पे। अरे भाई उसी दूसरी जबान में कहते हैं हजरत उमर गए थे फौज लेके जेरूसलम पे कब्जा कर लिया। अरे भाई कुछ तो अकल की दुआ करो, कुछ तुम हिंदुस्तान से हो, तुम्हें तो समझ में आना चाहिए ना कि 2+2 0 नहीं होता। अरे भाई जीरो इजाद करने वाले लोगों तो समझो, चेस इजाद करने वाले लोगों ने बैठे हुए अपना नाम, आप देखिएगा हर दूसरा आदमी जफर है, विजय कोई नहीं है। ये हो सकता है ईरान में? नहीं। ये तुर्की में नहीं हो सकता, वो एर्तुगरुल होता है, जो भी नाम हो। अरबों के नाम अरब हैं, वो तो जो इस्लाम से पहले नाम थे वही उनके बाद में। देखना, अब अली पैदा हुए तो वो मुसलमान तो नहीं थे ना, मुसलमान किए गए, लेकिन नाम तो उनका अली है। मोहम्मद भी नाम नहीं है, नाम अहमद है। मोहम्मद इज एन एडजेक्टिव ऑफ अ डिसेंट पर्सन, यानी तखल्लुस जिस तरह दिया जाता है। हमने हर चीज छोड़ के वो जब अंग्रेज ने भक्ति मूवमेंट खत्म की, ये हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से आज बैठ के चाय क्यों पीते हैं, ये एक दूसरे के त्योहारों में क्यों जाते हैं? क्योंकि गदर में जब 1857 में गदर हुआ तो पहचान नहीं थी कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। दिल्ली में पहली दफा बकरा ईद में गाय ज़िबा करने का पे बैन लगा उस वक्त जब दिल्ली को घेरा हुआ था अंग्रेजों ने। तो हमने गदर से लेके जहां हमें पहचान नहीं थी कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है, हमें पता था कि आजादी की जंग है, उससे लेके देखिए 1947 तक लेस देन 100 इयर्स में हमें एक ऐसे शख्स ने हिंदुओं का दुश्मन बनाया जिसको ये नहीं पता था कि मस्जिद में जूते नहीं पहने जाते, जो सूअर का गोश्त खाता था, जिसने अपने दोस्त की बेटी भगा के ले गया। आजकल के जमाने में होता तो उस पर चाइल्ड मॉलेस्टेशन का केस चलता। वो 44 इयर्स के बच्ची 16 साल की 2 साल तक साथ रहे, 18 के बाद शादी हुई, वो कायदे आजम बन गए। और जो गफ्फार खान, जो मजहबी आदमी, 5 वक्त का नमाजी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ है, उसे बंद कर दिया कि तू काफिर है। ये तो उल्टी गंगा बह रही है सर। और किसने कहा? आप बताइए कि पार्टीशन या तकसीम का डिमांड क्या पंजाबी मुसलमानों ने किया? नो। क्या सिंधियों ने किया? वो तो अल्लाह बख्श सुमरो था चीफ मिनिस्टर जिसका गोली मारी। बलूचिस्तान आजाद मुल्क था। अब ये जो फ्रंटियर का एरिया है ये तो थाई सुर्खपोशों का, उन्होंने कहा बंदूक छोड़ो बेलचा उठाओ। खाकसार पार्टी आपको याद होगी, अहरारी थे, ये सारे मुसलमान थे और सब कह रहे थे कि हिंद एक मुल्क है। ये आपने देखिए हिंद और सिंध को जुदा करके नेशनल एंथम में सिंध था हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान बनने से पहले। आप टेबल पे उठा के सिंध कर दिया, राजा दाहिर का सिंध जो है वो इस्लाम का किला बनवा दिया।
अरे जिसने पनाह दी रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स को और कहा कि हम तुम्हारे लिए लड़के मर जाएंगे, इन्होंने पनाह मांगी, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हमारे घर में जो पनाह देगा उसकी जिम्मेदारी हमें। जिस शख्स ने काबे को डिस्ट्रॉय किया, 18 साल तक हज नहीं हो सका, वो हो गया हज्जाज बिन यूसुफ हमारे हीरो। और जिस शख्स ने पनाह दी प्रॉफिट की फैमिली को, वो हो गया राजा दाहिर हमारा दुश्मन। किसकी वजह से हुआ? ये आपकी जो हिंदी बेल्ट के मुसलमान हैं, वहां ही सिर्फ 100% मुस्लिम लीग को मुस्लिम सेपरेट इलेक्ट्रेट में वोट मिला। यूपी सीपी कहते थे एमपी को, मद्रास और आपका बंगाल ने पाकिस्तान बनाया, बंगाल ही पाकिस्तान था। 25 साल बाद उनको पता चला कि भाई ये धर्म के नाम पे मुल्क नहीं चलते, ये 21वीं सदी है, 12वीं नहीं है। उन्होंने अपना नाम बांग्लादेश कर लिया और पाकिस्तान की मेजॉरिटी होने के बावजूद उन्होंने कहा भाई हमें माफ कर दो, बड़ी गलती हुई, हम बांग्ला जबान के बेसिस पे एक अपना मुल्क बनाएंगे, हमारा दोस्त इंडिया है, आप खुदा के वास्ते, हम आपके प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, शेख मुजीबुर रहमान ने कहा, लेकिन हम नहीं चाहते कि जिस गंद में आप पढ़े हैं कि उर्दू जो है वो ऐसा लगता है अल्लाह मियाँ की तीसरी जबान है, यानी पहली अरबी, दूसरी फारसी और तीसरी उर्दू। तो हम वैसे 3rd ग्रेड में भी बहुत खुश हैं। मैंने ना वो जो जावा में 400 जबानें बोलती है, अरे छोड़ो उनका अल्लाह से क्या ताल्लुक, बस हम हैं, लखनऊ से आए, यूं उतरेंगे, पजामा ऐसा होगा, 400 बीवियां होंगी, 200 लौंडी होंगी। वो वजाहत अली खान ले गए कलकत्ता से। तो हम पटरी से जब उतरे और पार्टीशन हो गया, हिंदुस्तान ने क्या किया, उन्होंने कहा अब जो है इस मुल्क में अरबों को हम ये बोलेंगे कि असली इस्लामी मुल्क हिंदुस्तान है। तो हर एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान, वीटो पावर मुसलमान को, जिन्होंने आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उनका किसी ने नहीं पढ़ा कि वो क्या कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में, कि ये किसी का लॉयल हो ही नहीं सकता। पैन इस्लामिज्म पे उन्होंने कहा कि ये उम्मत का है, ये आपका नहीं हो सकता। अंबेडकर जी को कोई मेरे ख्याल भूल गए सब, बस जो मौलाना आए हुए थे मक्का के पैदाइशी, वो अबुल कलाम आजाद, उनके पीछे लगे, चागला साहब के पीछे लगे। आपने अपना मुल्क बर्बाद कर दिया इस चक्कर में। तो अब पाकिस्तान जैसे नॉन एग्जिस्टेंट कंट्री, देखिए ना कभी था, ना इसकी लेजिटिमेसी थी और ना कभी ये होगा। छोटे छोटे मुल्क है, एरिट्रिया है, आपका ज़ंज़िबार है, तिमोर है, फिजी है, इनकी हैसियत है हिस्टोरिकली एक कम्युनिटी के। सिंध हो सकता है अलग मुल्क, बलूचिस्तान अलग हो सकता है, ये जिसको हम सूबा सरहद कहते हैं, ये तो है ही अफगानिस्तान में। हम कहते हैं अटक से कटक तक सारा हिंदुस्तान, उस तरफ अफगानिस्तान, नीचे बलूचिस्तान, बाकी सारा हिंदुस्तान। हमको अटक और कटक के बीच वालों को आपने पकड़ के छुरी काट दी, क्यों? कि वो दिल्ली वाले कह रहे हैं कि साहब आपके हम पाकिस्तान बनाएंगे और वहां जाके उर्दू ठोप देंगे। हमारी तो जुबानी उर्दू नहीं है, बंगला मेजॉरिटी की, और जो बाकी पंजाबी थे उनसे कहा खबरदार कभी पंजाबी बोली, क्योंकि ये तो वर्ड आपको एग्जैक्ट बता दे, चुड़िया दी जबान है। यानी वो बेचारे क्रिश्चियन जिनको कन्वर्ट करके आपने कह दिया कि तू सिर्फ टॉयलेट साफ करेगा, ये उसकी जबान है, ये पढ़े लिखों के सामने मत बोलना। हमारे माँ बाप ने हमसे पंजाबी में बोली, कहा वापसी में जवाब नहीं देना पंजाबी में, ये घटिया जबान है। जब आपकी मादरी जबान माँ बोली को आपके यूपी और सीपी के लोग आके तय कर दें कि हर पंजाब के स्कूल में पंजाबी पढ़ाना पे पाबंदी लगा दें, सोचिए बॉम्बे में मराठी में एजुकेशन खत्म हो जाए, या तमिलनाडु में करके देखिए आप, तमिल जबान खत्म। ऐसे लोग बिफर के आएंगे, पटक देंगे। हमारे यहाँ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का देखिए, बड़े बड़े शायर, इकबाल साहब पंजाबी, अरे उनका दादा हिंदू था, उनकी नानी सिख थी, वो अपनी माँ बोली में एक लाइन नहीं लिखी। सर फैज साहब का गाना गाते हैं सब, फैज साहब पंजाबी थे और बहुत बड़े मार्क्सिस्ट थे और एथियस्ट थे। उनकी बीवी का नाम
मुसलमान किया शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में, और निकाह पढ़ाया। फैज साहब ने एक लफ्ज पंजाबी में नहीं लिखा कभी। शर्मिंदा थे ये लोग सारे। ये हो गए हमारे पंजाब के पंजाबी लीडर। पे महाराजा रंजीत सिंह का जिक्र ही नहीं कहीं हमारी हिस्ट्री में। ननकाना हमारे यहाँ है और खालिस्तान बनाना है हमको अमृतसर में। अरे पाकिस्तान को खालिस्तान बनाना है तो वहां ननकाना कैपिटल बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह। देखते कैसे लगते, लाहौर में बना दो कैपिटल। और जितने आईसिस के लोगों ने पाकिस्तान, वो आईएसआई जो चलाती है खालिस्तानियों को लाहौर और इस्लामाबाद में, उनको बना दो प्राइम मिनिस्टर। किसने रोका? गुजरांवाला दे दें आप उसको, लाहौर भी दे दें, बोले ये पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट मुल्क है, इसका नाम है खालिस्तान। वो कहते हैं पंजाबी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, स्यापा मुक्का नहीं, स्यापा मुक्का। उर्दू इज दी, मैं आपसे क्या कहूं, कल्चरल इंपीरियलिज्म का इतना फाइन ट्यून टूल है जिसके बारे में अब भी मैं आपसे कहूं, मैं जब दिल्ली आता हूं तो मैंने नोटिस किया है उर्दू बोलने वाले को लोग गौर से सुनते हैं। जी जी जी, क्या फलसफा बकरा, अरे सब उर्दू बोल रहा है, लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। वो कर रहा है, वो कह रहा है वहां दुनिया चपटी है और सूरज जो है वो जाके कीचड़ में दब जाता है रोज रात को। आपका अच्छा खासा जेएनयू का प्रोफेसर कहेगा यार इस पे कुछ गौर करना पड़ेगा, उर्दू में कह रहा है, ये तो बात सही होगी, ये भी हिंदी में जो कह रहा है इसकी क्या बात सुनेंगे, ये तो अजीब सी घटिया सी जबान। सो these hypocrites have destroyed us। मैं तो अल्लाह से एक ही वजह से मुसलमान हूं कि या अल्लाह इस पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दे। बंगाली 30 लाख बंगालियों को मारा, उनकी आह तो लगे इन पे। 50,000 अब तक बलोच बच्चों को गायब कर चुके हैं। आपको पता है बलोचिस्तान की आजादी जिन्ना साहब ने क्रिप्स कमीशन से दिलवाई, और फी पता है उन्होंने जो फीस थी क्या ली, अपना वजन गोल्ड में। और फिर उनकी बहन साहिबा ने कहा कि गुजराती में ही कहा होगा जिन्ना को कि तेरा वजन इतना कम है क्या, तू भी मैं कहता हूं कुछ खा लिया कर। उन्होंने कहा अच्छा मेरी बहन को भी बिठाओ, और बहन के लिए चांदी दी गई। आप ये सोचिए कि जिस बहन को इंग्लिश आती थी वो इनकी बहन थी, जिस बहन को शीरीन बाई को इंग्लिश नहीं आती थी, जिन्ना ने कभी तस्वीर तक नहीं खिंचवाई। शीरीन बाई का पता चला जब जिन्ना साहब मर गए और फातिमा जिन्ना मर गई अयूब खान से इलेक्शन लड़ने के बाद। जब वो टून हुई तो पता चला अरे भाई इसके तो और भी रिश्तेदार हैं, लेकिन वो मेमनी और गुजराती बोलते हैं। तो जिस तरह आपके यहाँ भी बेतहाशा आंटियां हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बोलती हैं, उनको यू नो किटी पार्टीज में बैठती हैं, उस टाइप की किटी पार्टी वाली बहन जो थी वो एक्सेप्टेबल थी। वो घर में पराठे बनाने वाले ने कहा ये कहां से आ जाते हैं मेरे रिश्तेदार, सबके सामने शर्मिंदा कर देते हैं गुजराती बोल के। दिस इज पाकिस्तान एंड यू विल नॉट फाइंड एनीवन एक्सेप्टिंग दिस। और डिफेंड करने वाले कौन है? हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाइए, जिन्ना की तस्वीर को हाथ लगा दे। खुदा की कसम, मैं जिस दिन मैं गया वहां, मुझे ही गोली मार दे, मैं उस शख्स की तस्वीर तो उतारूंगा जिस शख्स ने हिंदुस्तान पे थूका। एक खत नहीं लिखा सर अपनी सारी जिंदगी में, द मैन हु कुड नॉट राइट अ लेटर टू द एडिटर। ये लंदन में बैठे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया रूस में, इसको नहीं पता था। पहली जंग अजीम से इससे पूछिए जिन्ना से कि भाई तू क्या कर रहा था, उसने कहा 26 अपार्टमेंट हो गए थे मेरे पास, बाकी क्या क्या हो रहा था। उसने कहा वो खत्म हो गई सर जंग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पता नहीं। नेताजी कौन है? आई डोंट नो। आप यकीन करिए कि जब आईएनए को डिसबैंड किया, इंडियन नेशनल आर्मी के जो हार्डकोर मुसलमान थे जिनको नेताजी पत्थर मार मार के सर में खोपड़ी डाल के सही किया था, वो पाकिस्तान आते के साथ ही, डू यू नो दे वर पार्ट ऑफ द कश्मीरी लश्कर दैट अटैक्ड इंडिया इन 48। और इंडिया में बैठे हुए आप लोग कह रहे हैं
कि हम मुस्लिम वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेंगे, सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम। इस चक्कर में आपने खुली छुट्टी दे दी। 30 लाख का हिसाब देना होगा जो बांग्लादेश में मारे गए। नहीं तारिक साहब, इसमें मैं एक वापस लौट आके लाता हूं। जब आप सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें पुष्पेंद्र सर जो हैं वो डिबेट कर रहे हैं अबाउट इस्लाम एंड इस्लामी रियासत ऑफ पाकिस्तान एंड मुस्लिम जो कि कन्वर्ट हुए थे विद तारिक फातेह जी के साथ डिबेट कर रहे थे, क्लैरिटी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे कुछ पॉइंट इन्होंने जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए हैं, उसमें मैं बात कर लेती हूँ। वैसे आज मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सो नहीं पाई सही से। तो ये है कि आंखें बंद हो रही हैं। एनीवेज, अभी इसका ये वीडियो का पार्ट 1 है, तो हम पार्ट 2 भी बना लेंगे। तो पार्ट 2 जो है वो हम बनाएंगे अगर आपकी डिमांड आएगी तो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की गई हैं, डिस्कशन की गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। तो पार्ट 2 के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी पार्ट 2 होना चाहिए इसका कि नहीं होना चाहिए। वीडियो बहुत लंबी है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की है, तो अगर आप बोलेंगे तो हम इस पर रिएक्ट कर लेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में ये कह रहे हैं कि एक तो मतलब कि कन्वर्टेड मुस्लिम्स जो हैं पाकिस्तान के, जो ऑल मुस्लिम्स हैं दे आर कन्वर्टेड, जो कि कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन अब उनको अपना जो धर्म है, लाइक वो तो इन्होंने मज़हब तो चेंज कर लिया ना, लेकिन उसके बाद फिर ये लोग अपनी जो इनका कल्चर है, इनका जो इनकी जो बुनियाद थी वो ये लोग रखना चाह रहे हैं। मतलब भारत से कनेक्शन नहीं रखना चाह रहे, लेकिन अपनाना चाह रहे हैं अरबियों का और तुर्कियों का और फ़ारसियों का, ये सब कुछ अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि तुर्की जो हैं वो लोग, उन लोगों ने अपना जो है वो सेम रखा है सब कुछ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुर्की भी मतलब कि ये कन्वर्टेड है, क्योंकि तुर्की का तो मुझे आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्टली। लेकिन यह है कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि तुर्की का ये जो कह रहे हैं, मुझे जहाँ तक इनकी बातों से लग रहा है तो यही लग रहा है कि तुर्क जो है उन लोगों ने भी कन्वर्ट किया है धर्म को, अपना मतलब मज़हब को, और ऐसा कुछ है तो कमेंट में बताएं। बाकी वही बात है कि मज़हब अगर देखें, ठीक है, अगर इस्लामिक तरीके से वो लोग मतलब कि अरबियों को कर रहे हैं फोकस, तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो अपने जो है वो बिला वजह उनके कल्चर जो कि अननेसेसरी है उसको वो फॉलो अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये गलत कर रहे हैं। इनको चीज़ें वही रखनी चाहिए जो एक्चुअली स्टार्टिंग से हैं। ठीक है, मज़हब चेंज हो गया, लेकिन मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि काफ़ी चीज़ें तो अभी भी सेम है। शादी जो होती है, शादी में देखें इस्लाम में गाने बजाना मना है। गाना शादियों में पाकिस्तान में ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें गाना ना बजे। जिसमें गाना नहीं बजता वो शादी ही नहीं होती। ठीक है, उसको कहलाते ही नहीं शादी। डांस आजकल आम है, गाने बजाते हैं, गाने के बगैर तो शादी होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और अगर हम बात करते हैं डांस की, तो डांस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रस्म व रवाज, मेहंदी, शादियाने, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो कि इंडियन कल्चर है एक्चुअली। अगर हम यही कल्चर की बात करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिहाज से, तो वहाँ पर इस तरह से तो ये कल्चर नहीं होता। तो ये सेम वही, और आजकल आप देखें ड्रेसिंग वगैरह भी वही है। पहले चलो पेट छुपा लिया जाता था, अब तो वो भी जैसे साड़ी वेयर की जाती है इंडिया में, सेम वैसी ड्रेसिंग होती है, वैसे ही पाकिस्तान में अब लोग ड्रेसिंग करते हैं। सो कल्चर तो सेम टू सेम है। और मेरे व्लॉग भी आपने देखा होगा, उसमें भी जो है पाकिस्तानी वेडिंग व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था साइमा पीरज़ादा व्लॉग पर, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि ये सेम टू सेम सारी चीज़ें थी। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि लोग जब इस तरह की चीज़ें मतलब कि कर रहे होते हैं, शादी वगैरह और इस तरह का हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल वी आर सो फार फ्रॉम इंडियन कल्चर के। इंडियन कल्चर बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर उनकी शादियाँ एक्स्ट्रा एडवांस होती हैं, जबकि हमारी चलो ठीक है उनको कॉपी तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर इस मामले में कि वो इंडिया का कल्चर है, वो इंडिया से ये है वो है, तो उसकी वजह से हम क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन कंट्री है, हम ये माइंड में रख के बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये गलत चीज़ है। और जो चीज़ है इंसान को उसको ही रखना चाहिए। कहते हैं ना, अपना
अपना मुस्तकबिल देखकर अपना जो आने वाला वक्त, गुजरा हुआ वक्त है, उसको मत भूलो। गुजरा हुआ वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, तो ये चीज़ होती है। बाकी दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि मज़हब चेंज हुआ है, नहीं हुआ। खैर, अगर हम अपनी बात कर लेते हैं तो हमारी कंट्री में अब जैसे कि बोल रहे हैं कि जो है वो सिंध की बात करते हैं, तो सिंध डिवाइड हुआ। सिंध जो है वो अब तक भारत के तराने में आता है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो सिंध जो है स्टिल अभी है तराने में। लेकिन ये जब अलग हुआ, डिवाइड हुआ, तो ये तो सबकी ही एक गेम थी कि उन लोगों ने जो है वो एंड टाइम पर, जब ये जो पूरा सिस्टम हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के साथ मुआहिदा हुआ था, एंड टाइम पर जब इन्होंने कहा कि सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा, तो उससे पहले तो किसी को ये पता ही नहीं था, और लोग तो आराम से बैठे हुए थे, रिलैक्स होके, उनको आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बल्कि पाकिस्तान में, सिंध में बहुत सारी ऐसी हिस्ट्रिकल जगहें हैं, चीज़ें हैं जिसमें लिखा हुआ है। और बल्कि एक मोहाटा पैलेस है, मैं पढ़ रही थी, मैंने वहाँ का व्लॉग भी बनाना था लेकिन मैं बना नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि फिर मैं दुबई आ गई थी और फिर रमज़ान भी स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन मेन चीज़ यही आती है कि जब लोग मतलब मोहाटा पैलेस का भी एक सिनेरियो था कि उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से, एक मलवारी थे जो कि इंडियन थे, मेरे ख्याल से जयपुर से थे वो, तो उन्होंने जो है वो एक बहुत ही प्यारा सा महल टाइप बनवाया था, बहुत ही खूबसूरत। और वहाँ पत्थर जयपुर से मंगवाए और वहाँ से लाल पत्थर जो हैं उससे जो है उन्होंने वो मोहाटा पैलेस बनाया था, जैसे कि जयपुर में बनी हुई हैं जगहें। तो उसके बाद फिर उन्होंने वही जो जगहें हैं उसको जो है वो काफ़ी साल वहाँ पर उन्होंने गुजारे। लेकिन उसके बाद फिर एंड टाइम पे पता चला कि ये जो है वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। एंड टाइम पे अनाउंसमेंट हो गई कि भारत जो है सिंध से अब अलग है, तो सिंध जो है वो अब भारत का हिस्सा नहीं है। तो अब फिर उन लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर वो लोग अपना भारत में शिफ्ट हो गए, चले गए। एंड टाइम पे ये सब कुछ हुआ था। तो फिर ये है कि ये अब वहाँ पर लाइब्रेरी तो नहीं, म्यूज़ियम बना दिया गया है। और मतलब उससे पहले म्यूज़ियम बनाने से पहले, जब 1947 के बाद जो है वो फातिमा जिन्ना भी वहाँ पर रही, उनका घर कहा जाता था कि उनका घर है ये, वहाँ पर वो काफ़ी साल रही। फिर उनकी डेथ के बाद इन लोगों ने फिर इसको म्यूज़ियम बना दिया। तो इस तरह की हिस्ट्री रही है पाकिस्तान सिंध की। और यहाँ पर तो इतने सारे लोग रहते थे हिंदू, और अभी भी रहते हैं। और ज़्यादातर जो हिंदू हैं वो सिंध में ही पाए जाते हैं। बाकी तो दूसरे शहरों में तो बहुत कम क्वांटिटी में मैंने लोगों को देखा है। एनीवेज, डिवाइड हो, उस टाइम पर डिवाइड हुआ तो नहीं होना चाहिए था, जो कि हो गया। और फिर एक इस्लामी रियासत, फिर ऊपर से इस्लामी रियासत के नाम पर हुआ। फिर ये कि माइनॉरिटीज़ वाला जो सिस्टम है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माइनॉरिटीज़ में अब जो है वो लोग फिर इक्वालिटी कैसे रखेंगे। वो उनके माइंड में हर वक्त यही आएगा कि हम माइनॉरिटीज़ में आते हैं तो इसलिए हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, हम ये हैं वो हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। एनीवेज गाइस, पार्ट 2 भी है, तो पार्ट 2 में हम फिर और मज़ीद डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे सारी टॉपिक के ऊपर और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। लेकिन अभी फिल वक्त जो है अभी हम एंड करते हैं वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, पार्ट 2 का ज़रूर बताइएगा कि पार्ट 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कॉमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।